अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ब्लॉगिंग अवेयरनेस कोर्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डोमेन परचेज करने के बाद, होस्टिंग करने के बाद, उसके ऊपर कंटेंट लिखवाने के बाद हमें फर्दर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कंटेंट आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लिखवा चुके हैं। आप वो खुद लिखें या आप किसी से लिखवाएं, दोनों ही सूरतों में कंटेंट जब आपका रेडी हो जाता है उसके बाद फिर जो है वो आप अपनी होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉगर्स जो है वो मेनली यूज़ करते हैं और इस वक्त जो है वो एक मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट जो है वो वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रही है। बहुत ही फेमस जो है वो फ्रेमवर्क है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। तो जब आप वर्डप्रेस को उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी होस्टिंग के ऊपर, उसके बाद फिर जो है वो आप उसके अंदर जाके अपने आर्टिकल को जो है वो पोस्ट करते हैं। उसमें इसको बेसिकली पोस्ट ही कहा जाता है। तो आप ऐड न्यू पोस्ट करके और उसके अंदर जाके आप इस जो है इसको पोस्ट करते हैं। अब पोस्ट करते हुए जो है वो कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं। एक तो ये बात कि जो आपने कीवर्ड जो है वो आप कोशिश करते हैं कि वो कीवर्ड जो है वो आपका पेज का टाइटल हो, और अगर वो कीवर्ड आपका पेज का टाइटल होगा तो वो आपको रैंकिंग में जो है वो बहुत हद तक जो है वो आपको फ़ायदा देगा। उसके अलावा जो है वो आप अपनी हेडिंग्स को मैनेज करते हैं। आपकी कंटेंट के अंदर जो है वो जो आपकी मेन हेडिंग्स होंगी उनको हम H2 कहते हैं, और जो उसकी सब हेडिंग होती हैं उनको हम H3 कहते हैं। इसी तरह से अगर उससे भी आगे कोई हेडिंग है तो आप उसको H4 कह सकते हैं। अगर कोई डाटा है जो कि टेबल की सूरत में प्रेजेंट किया जा सकता है तो आप उस डाटे को टेबल की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाटा है जो आप पिक्चर्स की सूरत में, इन्फोग्राफिक्स की सूरत में आप शो कर सकते हैं तो आप उसके लिए इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपकी एक रिच पोस्ट होती है जिसके अंदर आप जो है वो आप एक तो स्ट्रक्चर का ख्याल रखते हैं कि आप H1, H2, H3 एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद हों, क्योंकि गूगल इसको बहुत पसंद करता है कि आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर डाटा हो। और अगर आप उसको थोड़ा सा रिच करते हैं, यानी उसके अंदर आप जो है वो कुछ इन्फोग्राफिक्स ऐड कर देते हैं या उसके अंदर का आप कोई इमेजेस ऐड कर देते हैं या आप उसके अंदर कोई टेबल ऐड कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगी। गूगल की नज़र में जो है इन चीज़ों को गूगल प्रायोरिटाइज़ करता है जिन पोस्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, और वो उनको रैंकिंग में जो है वो प्रेफरेंस देता है। अब वंस आपने जो है वो पोस्ट अपनी जो है वो आपने पब्लिश कर दी, अब उस पोस्ट के अंदर जैसे हमने बात की कि उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं इनको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। एसईओ बेसिकली क्या है कि आप सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंटेंट को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसको बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है कि आप ये देखते हैं कि गूगल जो है वो क्या चीज़ पसंद करता है, और आप उस लिहाज से जो है वो अपने पेज को जब कंटेंट को पोस्ट करते हैं तो वो सारी के सारा जो टेक्निक है उस टेक्निक को हम कह देते हैं कि वो क्या है, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में और बहुत सी चीज़ें लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, मेटा टाइटल कैसा होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल की नज़र में इनकी इतनी अहमियत नहीं रह गई। अब जो गूगल की नज़र में सबसे ज़्यादा मेन अहमियत है वो इस चीज़ की है कि आप का टाइटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बिल्कुल कीवर्ड अकॉर्डिंग टू कीवर्ड होना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड ही हो। अगर वो एक मीनिंगफुल कीवर्ड है तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड ही हो। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी जो पोस्ट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। उसके अंदर सारी हेडिंग्स को जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया गया हो। उसके अंदर जो है वो आप इन्फोग्राफिक्स ऐड करें, उसके अंदर आप टेबल्स ऐड करें, उसके अंदर आप इमेजेस ऐड करें। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने एक अच्छी जो है वो ऑन पेज एसईओ जो है वो अपने पेज की कर दी है। कंटेंट के अंदर अगर आप जो है वो अपने कीवर्ड को लाइक 2 से 3 दफ़ा एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे रिपीट करते हैं तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है रैंकिंग के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो कि गूगल को ये लगे कि आप फोर्स कर रहे हैं उसको रैंक करने के लिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर। इस सूरत में गूगल के ऊपर इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता और ना ही वो जो है वो इसको प्रायोरिटाइज करता है इस पोस्ट को
जिसके अंदर उसे लगे कि कीवर्ड जो है वो ज़बरदस्ती बार-बार रिपीट किया गया है। इसके अलावा कुछ कीवर्ड स्टफिंग, कुछ लोग कीवर्ड जो है वो मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे कीवर्ड भी यूज़ कर लेते हैं जो जिसका वो से कोई लेना-देना ही नहीं होता। तो वो कहते हैं जी हमारी पोस्ट जो है वो इसके लिए भी रैंक हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट से। किस तरह से कि अगर फ़र्ज़ करें उस कीवर्ड की वजह से कीवर्ड के अंदर आपका पेज रैंक हो भी जाता है, आपकी पोस्ट रैंक हो भी जाती है, और अगर कोई क्लिक करके आपकी पोस्ट के ऊपर आता है उस कीवर्ड को सर्च करके, तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पर स्टे नहीं करेगा, वो फ़ौरन से पहले जो है वो पेज को लीव कर देगा। आपका बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। जो यूज़र जो है वो आपके पेज को छोड़ के जा रहे हैं, उनका रेट ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो पेज के ऊपर टाइम आपका लोग यूज़र कम स्पेंड करेगा, और फिर वो वापस जाके वही चीज़ दोबारा सर्च करेगा, तो गूगल की नज़र में गूगल ये कहेगा कि यार ये जो चीज़ है ये इसको दोबारा सर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस पेज पे ये पहले गया था वहाँ इसे फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो ये देखना चाहता था। लिहाजा उस कीवर्ड के लिए अल्टीमेटली गूगल आपको जो है वो डी रैंक करना शुरू कर देगा। सो ये चीज़ जो है वो आप अपने मतलब आपने नहीं करनी, आपने कोशिश करना है कि बैलेंस जो है वो पोस्ट हो। अगर कहीं आपका कीवर्ड जो है वो आ सकता है, इजीली रिपीट हो सकता है लाइक 2-3 दफ़ा, तो आप करें, वरना ये भी ज़रूरी नहीं है। अब कम से कम 2020 में जो एसईओ है उसके अंदर ये भी ज़रूरी नहीं है। इवन आपका पेज समटाइम किसी ऐसे पेज कीवर्ड के लिए भी रैंक हो जाता है जो कि बेसिकली आपके पेज में यूज़ नहीं हुआ होता, लेकिन वो एक अल्टरनेट वर्ड होता है, यानी उसका अल्टरनेट वर्ड जो है वो आपकी पोस्ट के अंदर कहीं यूज़ हुआ है, तो गूगल उसके लिए भी आपको रैंक कर देता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है उसका सर्च इंजन, और वो चीज़ों को जो है वो अब प्योरली कंटेंट की क्वालिटी की बेस के ऊपर रैंक करता है। दूसरी चीज़ होती है ऑफ पेज एसईओ। दो तरह की एसईओ है, ऑन पेज की हमने बात कर ली। अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो बेसिकली क्या है कि आपके पेज से हटकर जो दूसरे वेबसाइट्स हैं उससे जो है वो आप उसको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें बैकलिंक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आप प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लॉग कमेंटिंग है उसको इस्तेमाल किया जाता है, फॉरम पोस्टिंग है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टेक्निक जो सारी की सारी हैं, ये सारी की सारी जो है वो ये सबसे जो मेजर टेक्निक है वो गेस्ट पोस्टिंग, कि आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। जो गेस्ट पोस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज रखती है कि आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपकी पोस्ट आप खुद करवाते हैं। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिस यही होती है कि आप दूसरी वेबसाइट से जाके जो है वो आउटरीच करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप उनके लिए एक पोस्ट लिखना चाहते हैं। तो आप एक ऐसी पोस्ट लिखते हैं जिसमें आपकी पोस्ट का जिक्र होता है, आपकी पोस्ट का लिंक दिया होता है, और वहाँ से एक बैकलिंक क्रिएट होता है, और ये सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है आपकी जो ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ है उसके अंदर। जो इसमें आप लिंक जो जब आप देते हैं तो जो बेसिकली वेबसाइट के से वो आपको लिंक दिया जाता है, उस वेबसाइट की अथॉरिटी, उस वेबसाइट की जो गुडविल है गूगल की नज़र में, उस गुडविल का भी बेनिफिट जो है वो आपकी वेबसाइट को होना शुरू हो जाता है। सो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा कह लें कि फ्रूटफुल है, सबसे पावरफुल है टेक्निक। उसके बाद जो है वो लोग जो है वो गेस्ट इसमें फॉरम पोस्टिंग में चले जाते हैं, या इसके अलावा जो है वो ब्लॉग कमेंटिंग पे चले जाते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो इतनी वेटेज नहीं रखती, क्योंकि ये लिंक्स नॉर्मली जो है वो नो फॉलो लिंक होते हैं। जो आपकी गेस्ट पोस्ट के लिंक होते हैं वो डू फॉलो लिंक होते हैं। डू फॉलो लिंक वो होते हैं जो आपको कह लेंगे किसी न किसी किस्म का जो है वो फ़ायदा देते हैं इन टर्म ऑफ गुडविल, तो उस वेबसाइट की जो गुडविल होगी उसका आपको कोई फ़ायदा होगा। और अगर नो फॉलो लिंक होंगे तो उस वेबसाइट से आपको जो है वो बहुत कम हद तक जो है वो फ़ायदा आता है इस चीज़ का कि जो गुडविल उस वेबसाइट की है वो आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी। सो नो फॉलो जो है वो कह लें कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते, या अगर हम इनको कंपैरिजन में जाएँ तो शायद ऐसा भी कह सकते हैं हम कि एक अगर आप गेस्ट पोस्ट करवा लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हो सकता है आपके 1000 कमेंट्स भी जो है वो उतनी वेटेज ना रखते हों जितनी आपकी एक गेस्ट पोस्ट से जो है वो आपको बैंक लिंक मिला होगा वो वेटेज रखता होगा। सो बेहतरीन टेक्निक जो है वो उसके अंदर वही होती है, लेकिन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक मिक्सर होता है सब टेक्निक का।
और ज़ाहिर है इसका भी एक जो है वो आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, एक रीज़नेबल इस्तेमाल होता है। लेकिन कई लोग जो है वो जो है वो इस टेक्निक को इस्तेमाल किए बगैर भी वेबसाइट को रैंक करते हैं। हमने खुद इस तरह से वेबसाइट्स को रैंक किया हुआ है बगैर किसी बैकलिंक के, बगैर किसी ब्लॉग कमेंटिंग के, बगैर किसी फॉरम पोस्टिंग के, और ये होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा-सा टाइम जो है वो कम या ज़्यादा लग जाता है। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम थोड़ा-सा कम लगता है। अगर आप अ, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, उस सूरत में भी अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर है, बहुत अ, अच्छी है, आपने टाइम लगा के अपनी कीवर्ड रिसर्च की हुई है, और आपके ऊपर आप उसके ऊपर जो कंटेंट लिखवा रहे हैं वो कंटेंट बहुत अच्छे हैं, पावरफुल कंटेंट हैं, मीनिंगफुल कंटेंट हैं, अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंटेंट है कि जो वो सर्च कर रहा है उसको वो चीज़ उसके अंदर मिल जाती है, तो और गूगल को लगता है कि वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है, तो गूगल आपको ज़रूर रैंक करेगा, उसे किसी बैकलिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ ये है कि थोड़ा-सा टाइम उस सूरत में जो है वो आपको ज़्यादा लग जाता है। सो जो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक जो है ये इससे फेमिलियरिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप नहीं भी इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते, अपनी ब्लॉग को रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉग उसके बगैर भी रैंक हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने ये कर लिया। अब नॉर्मली जो है वो अगर आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिख दी, फॉर एग्जांपल आपने वो पोस्ट बना दी, उसके ऊपर आपने अपने तौर पे जो भी आपको एसईओ की टेक्निक आती थी आपने ऑन पेज एसईओ उसके ऊपर की, ऑफ पेज एसईओ अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कर ली है, जो भी है। अब उसके अंदर टाइम फ्रेम कितना होता है? नॉर्मली जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल, जैसे हमने बात डिस्कस की कि आप पर मंथ अगर 10 आर्टिकल लिखते हैं, तो 10 आर्टिकल अगर आप पहले माह में लिखते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चौथे माह में तकरीबन जो है वो आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना जो है वो शुरू हो जाती है चौथे माह में, और नॉर्मली 6 माह के अंदर अंदर उसके ऊपर एक प्रॉपर ट्रैफिक जो है वो आना शुरू हो जाती है। और चूंकि हम, जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कीवर्ड के अंदर, कि हम टारगेट करते हैं यूएस यूके की मार्केट को, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ जो ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 लोग भी आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो भी एक बड़ा माकूल सा जो है वो रेवेन्यू आपको जो है वहाँ से भी मिल जाता है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना वो लाखों ट्रैफिक चाहिए है, करोड़ों ट्रैफिक चाहिए है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप जैसे जैसे हम पहले माह में अगर हम 10 आर्टिकल पोस्ट करेंगे, तो वो चौथे माह में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जो आर्टिकल आप दूसरे माह में पोस्ट करेंगे वो आपको पांचवें माह में रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जो आप तीसरे माह में पोस्ट करेंगे वो आपको छठे माह में, और तीसरे माह के बाद नॉर्मली जो आप आर्टिकल, बल्कि शायद दूसरे माह के बाद भी कह लें कि आप जो आर्टिकल पोस्ट करते हैं उनका भी टाइम फ्रेम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फिर उनको 4 माह की ज़रूरत नहीं होती रैंक होने के लिए, वो नॉर्मली उससे पहले भी रैंक हो जाते हैं, क्योंकि गूगल की नज़र में आपकी सम हाउ कोई ना कोई जो है वो थोड़ी सी गुडविल जो है वो बन जाती है, और उसे लगता है कि जो आप लिख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू यूज़र अटेंट है, वो अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, तो गूगल जो है वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपकी अथॉरिटी जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है उस पर्टिकुलर निच के अंदर, और वो आपकी पोस्ट को जो है वो वेटेज देता है, और कोशिश करता है कि आपकी पोस्ट जो है वो 3 माह से 4 माह से पहले जो है वो रैंक हो जाए। और अगर आप, और जैसे बात कर रहे थे ऑफ पेज, अगर आप ऑफ पेज एसईओ भी बीच में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको एक ये होगा कि शायद आपका 1 माह जो है वो ड्यूरेशन में आप कह सकते हैं कम हो जाएगा। 2 माह में, ढाई माह में, 3 माह में आपकी वो पोस्ट जो है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ गलती की है ऑफ पेज, या कोई मिस यूज किया है ऑफ पेज एसईओ का, तो उस सूरत में जो है वो, अगर गूगल का कोई ना कोई अपडेट आता है, जो कि नॉर्मली हर 6 मंथ बाद आ जाता है, तो जब गूगल का अपडेट आता है तो उस अपडेट के अंदर जो है वो आपको गूगल दोबारा से फिर जो है वो डी रैंक कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि आपने उसको फोर्स किया है इस रैंकिंग के लिए, जबकि आप इसको डिजर्व नहीं करते। सो जो ऑफ पेज टेक्निक है उनका, उनके साथ बहुत अच्छी फेमिलियरिटी होना, और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है डिटेल कोर्स के अंदर जो है वो हम इसको थारोली डिस्कस करेंगे कि कौन से टेक्निक हैं जो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर करनी है तो कैसे करनी है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, बेशक वो 10 यूज़र ही हैं डेली के, आप उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप अर्निंग के लिए जो है वो आप
अप्लाई करते हैं। मसलन उसमें आप कह लें कि अगर आप गूगल एडसेंस को आपने गूगल एडसेंस को ऐसा आपकी ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं होती है अप्रूवल के लिए। अगर आपकी कंटेंट क्वालिटी है तो आपकी अप्रूवल जो है वो गारंटीड है, आपको अप्रूवल ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिल भी जाती है और आपके पास ट्रैफिक नहीं होती तो उस सूरत में भी आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा आप वेट करें कम अज़ कम इतना कि आपको जो है वो आपके यूज़र कम अज़ कम जो है वो आपकी वेबसाइट पे मंथली यूज़र जो है वो 500 टू 1000 चला जाए। तो उस सूरत में आप फिर जो है वो अप्लाई करें ताकि आपको उसके ऊपर जो है वो एक फ़ायदा जो है वो अच्छा फ़ायदा हो सके। अब आप की वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने आपकी ब्लॉग पर डिपेंड करता है कि अगर आपने जो है वो ब्लॉग इंफॉर्मेशनल बनाई है तो उस सूरत में ज़ाहिर है आप उसको इंफॉर्मेशनल को आप एडसेंस के ज़रिए या किसी भी और एड नेटवर्क के ज़रिए जो कि डिफरेंट मौजूद हैं, प्रीमियम नेटवर्क भी जिसमें इज़विक शामिल है, इसमें एड शामिल है, इसमें मीडिया वाइन शामिल है, तो आप इनके ज़रिए भी इनको कर सकते हैं। लेकिन इन सब की कोई ना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इतनी आपकी ट्रैफिक होगी तो फिर आप इनको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे सबसे कम इज़विक की है और वो तकरीबन जो है वो 10,000 जो है वो यूज़र्स पर मंथ वो डिमांड करते हैं कि आपकी होनी चाहिए ट्रैफिक। तो उस सूरत में जो है वो आपको वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो एडसेंस की अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास जो है वो मीडिया बाइन आ जाता है 25,000 के ऊपर। उसके बाद एड आ जाता है 1 लाख के ऊपर आपको करता है। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो करती है आप अपने नेटवर्क को जो है वो चेंज करते जाते हैं और आपकी अर्निंग सिर्फ नेटवर्क के चेंज करने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्निंग जो आ रही है वो ऑलरेडी उससे भी बढ़ जाएगी। और दूसरा, जैसे हमने बात की एफिलिएट की, तो आप अपने एफिलिएट के साथ रजिस्टर करते हैं। मसलन अगर आप अमेजन के साथ करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करेंगे अमेजन एफिलिएट, तो आपको जो है वो एफिलिएट का लिंक आ जाएगा अमेजन एफिलिएट का। तो आप वहाँ पे जाके सिंपल जो है वो आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर रजिस्टर करके, और ये 100% लीगल है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में बैठ के इसको रजिस्टर कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो आप जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ से जो पेमेंट्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन आपको रिसीव होगी वो आप डिफरेंट जगहों पे, मतलब आप पेवननियर के थ्रू आप इसको रिसीव कर सकते हैं। पेवननियर एक सर्विस है जो कि आपको एटीएम कार्ड भी इशू करती है जो कि आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब वो आपकी इनकम जब आपके पेवननियर के अकाउंट में आ जाएगी तो आप उसको एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से और जो बहुत से कह लें कि हैं वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कमीशन जंक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। कि उन कंपनीज का जब आप जाते हैं एफिलिएट लेने तो आपको रेफर करती हैं आगे कि आप कमीशन जंक्शन से थ्रू आप उनकी ले सकते हैं। शेयर अ सेल जो है वो एक वेबसाइट है। इसके अलावा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहां से आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मसलन क्लिक बैंक जो है वो एक उसमें है। और उसके अलावा और काफ़ी मतलब ऐसी जो है वो वेबसाइट्स हैं कि जिनमें डिजिटल जो है वो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी कमीशन, मतलब आप 50%, 70%, 75%, इवन 100% कमीशन भी है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि जितने में आप सेल कर रहे हैं उतने के उतने ही आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं। तो वहाँ उनके अंदर भी काम किया जा सकता है। हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जो है वो जो हमारा फुल कोर्स है उसके अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि एफिलिएट के अंदर जो है वो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी। अच्छा, अब ये जो हो गया, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बना ली है, आपने वेबसाइट की पोस्ट आपकी रैंक होना शुरू हो गई है, आपको एक अर्निंग आना शुरू हो गई है। वो अर्निंग मिनिमम अगर हम चलें एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि $100 जो है वो आपकी इनकम। सो ये $100 इनकम आने के बाद आप या जो भी किस इनकम आपके पास आ रही है वो $500 है, वो $1000 है और एक साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप उस इनकम मत की बेस पर आप अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं, अपनी ब्लॉग को सेल कर सकते हैं। और नॉर्मली होता क्या है कि जी ये आपकी 30 टू 40 टू 50 टाइम सेल हो जाती है, मल्टीपल ऑफ योर अर्निंग। मसलन अगर आप $100 कमा रहे हैं तो आपकी 3000 से लेके $5000 में आपकी वेबसाइट सेल हो जाएगी।
अगर आप $500 कमा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो $15,000 से लेके $25,000 तक सेल हो जाएगी। अगर आप $1000 कमा रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो 3000 से लेकर और $5000 तक सेल हो जाएगी। सो ये फ्लिपेबल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाकी बिजनेसेस को आप सेल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ब्लॉग्स को डेवलप करें, जब वो एक अच्छी इनकम देना शुरू कर दे तो आप उसको सेल कर सकते हैं विद अ मल्टीपल ऑफ 30 और 50 जो है वो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो आ जाती है कि आप मतलब उससे आप दोबारा वही इनकम जो है उसको आप इस्तेमाल करें, उसका पार्शियल पोर्शन आप इस्तेमाल करें, दोबारा से आप ऐसे डेवलप करें। लेकिन नॉर्मली जो है वो ऐसा होता है कि जब लोगों को एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है तो वो उसको सेल नहीं भी करते, आप उसको एज ए फुल टाइम इनकम इस्तेमाल करें और जितनी मर्जी देर अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप उसके ऊपर काम करते रहें। एक वक्त में वो प्रोजेक्ट आपको $50,000 जो है तक भी इनकम दे सकता है अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो नॉर्मल रूटीन की बात है, लोग 3000 5000 $10,000 पर मंथ जो है वो कमा रहे हैं इससे, और ये क्वाइट पॉसिबल है। इसमें आप यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एग्जैजरेशन है, इसको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारी की सारी टेक्निक को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इजीली लाइक 1 ईयर के अंदर जो है वो नॉर्मली $500 तक जाना विद इन अ ईयर इज नॉट अ बिग डील। आप बड़े आसानी के साथ जो है वो आप $1000 तक जो है $500 तक जा सकते हैं। लेकिन $500 जो है वो टू बी और सेफ साइड में आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक साल के अंदर अंदर बड़े आराम से $500 पे, और $500 पाकिस्तानी तकरीबन कह लें कि आप 80,000 रुपया बनता है। और ये एक बहुत अच्छी जॉब जो है वहाँ से भी आपको पर मंथ 80,000 रुपया नहीं मिलता, और आप अपने खुद बॉस होंगे, आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जब चाहें काम करें, आप जब चाहें काम ना करें, ये सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होगा। सो इसके अंदर जो है वो आप इजीली मतलब आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अगर कोई 1-2 महीने आपका काम करने का दिल नहीं करता तो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप ना करें, कोई इशू नहीं। आपका जो एसेट जहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर है नॉर्मली वो उसी स्टेज के ऊपर ही रहता है, या हो सकता है उससे बेहतर हो जाए, आपको उससे बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर दे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपकी ट्रैफिक हमेशा इंक्रीज होती है वेबसाइट के ऊपर, तो उस सूरत में भी आपको फ़ायदा होता रहेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो दी बेस्ट है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आप अगर उसके ऊपर काम करते हैं। तो काम करने से जो है वो आपको ज़ाहिर है वो आपका जो इनकम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मज़ीद से मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। सो ये एक कोर्स था जी जिसके अंदर हमने जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर एक अवेयरनेस डेवलप करना था कि एक्चुअली ऑनलाइन अर्निंग ब्लॉगिंग के ज़रिए कैसे होती है, वाक़ई होती है, लोग करते हैं, और ऑब्वियसली इससे आपकी जो है वो एक बहुत हैंडसम अर्निंग हो सकती है कि आपको अपनी जॉब की ज़रूरत ना पड़े, आप फुल टाइम अपने जो है वो अर्निंग वहाँ से कर सकते हैं, और अपने घर पे बैठ के जो है वो अय्याशी से अपने बॉस बन सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं काम करने की। सो इस सारे अवेयरनेस के बाद मकसद जो है वो ये था कि हम जो कोर्स ऑफ़र करने जा रहे हैं, हम उस कोर्स से पहले हम चाहते थे कि वो लोग जिन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, उन्हें एटलीस्ट इतना पता हो कि ये होता क्या है, और वो अपना ज़हन बना सकें इस कोर्स के लिए, अगर और या इस फील्ड के लिए कि वो चाहते हैं कि वो इस फील्ड के अंदर काम करें। और इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी फिंगर होल्ड करके उनको जिस भी लेवल पे वो हैं उस लेवल से हम उनको उस लेवल पे ला सकें कि वो एक अच्छे सक्सेसफुल ब्लॉगर बने, और अपने लिए जो है वो अपने घर से बैठ के एक हैंडसम इनकम जो है वो उसे कमा सकें। और ये सारा जो कोर्स है वो हम इसका ड्यूरेशन जो है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिटेल में जो है वो पोस्ट के साथ हमने डाली हुई हैं। आप उसको जो है वहाँ से हमारे पेज से, सीजन ब्लॉगर के पेज से जो है वो जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको साथ लेके चलें। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स ख़त्म हो गया और आप कहीं कहीं के कहीं ठहर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि प्रैक्टिकली जो है वो हम आपको हर स्टेप में अपने साथ लेके चलें, ताकि वो काम आप प्रैक्टिकली करें, अपने हाथों से करें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थ्रू आउट द पीरियड हम आपके साथ होंगे, बल्कि उसके बाद भी
हमारा जो ग्रुप है सीजन ब्लॉगर का, उसके अंदर हम हर वक्त अवेलेबल होंगे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आके वहाँ पे पोस्ट करेगा, तो हम इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो हम उसके लिए करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो मिनी कोर्स था, कह लें ब्लॉगर अवेयरनेस कोर्स, ये ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है और किस तरह से इससे अर्न किया जाता है, और आप यकीनन कोशिश करेंगे कि आप अपने मुस्तकबिल में जो है वो इसको अडॉप्ट करें और ये जो 9 टू 5 की हेक्टिक जॉब है, इससे आप अपने आप को आज़ाद करवाएं और इस फील्ड के अंदर जो है वो एंटर होके एक फुल टाइम अर्निंग जो है वो आप करें। खुदा हाफिज़।